दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिसे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह किनारे करना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी उन्हें अभयदान दे रहे हैं? और अगर वो अभयदान दे रहे हैं तो इसके पीछे जो सहमात का खेल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोग तक समझ नहीं पा रहे हैं? दरअसल ये पब्लिक है, कार्यकर्ता हो या हमारे दर्शक हो, पब्लिक है। हम भी उसी पब्लिक का हिस्सा है और ये पब्लिक है जो सब जानती है कि अजी अंदर क्या है और बाहर क्या है। लेकिन जो अंदर है वो बाहर खुलकर सामने नहीं आ रहा और जो बाहर है वो बाहर के खेल को अंदर जाकर देखने की कोशिशें भी नहीं कर रहा है, क्योंकि खेल ही बड़ा दिलचस्प है। और खेल इस कदर दिलचस्प हो चला है जहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी पूरी तरह से अमित शाह के कंट्रोल में है। गुजरात लॉबी का पूरा नेटवर्क अमित शाह के कंट्रोल में हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अमित शाह के कंट्रोल में है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाइयां, क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो अभी पूरी तरह से अमित शाह के कंट्रोल में नहीं है? काफी हद तक इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अगला अध्यक्ष चुनने की बात चल रही है, अगले अध्यक्ष को लेकर तमाम नामों पर माथापच्ची जारी है कि जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो वहां भी जो पेच फंसा हुआ है, उस पेच को लेकर के असलियत क्या है? असलियत यही है कि कोई ऐसा नाम सामने नहीं आ रहा, जेपी नड्डा की तरह का नाम सामने नहीं आ रहा जो नरेंद्र मोदी को भी पसंद हो और अमित शाह को भी पसंद हो। लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले चर्चा उन नामों की जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1 और नंबर 2 के बीच, जिनको लेकर असहमतियां काफी हद तक है। और असहमतियां ही नहीं, बल्कि राजनीति में यही तो होता है जो आमतौर पर लोग देखना नहीं चाहते या देखने के बावजूद चुप रहते हैं। क्या होता है? राजदार को कभी भी टॉप पोजीशन के लायक नहीं बनाया जाता। जैसे राज को राज रहने दिया जाता है, वैसे ही राजदार को भी ऊपर नहीं लाया जाता। यह भारत की राजनीति में हमेशा से होता रहा है। अटल आडवाणी की जोड़ी थी, क्या हुआ? किस तरह की परिस्थितियां बनी? प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी को कभी वो पोजीशन कांग्रेस पार्टी में नहीं मिली जहां मनमोहन सिंह पहुंच गए थे। अब वही स्थिति अमित शाह के साथ है। लेकिन अमित शाह वहां पहुंचना चाहते हैं या पहुंचना चाहते होंगे, इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है? 140 करोड़ के इस देश में भला कौन होगा जो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता होगा? लेकिन बात अभी प्रधानमंत्री की नहीं है। बात दरअसल यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चले, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने भावी नेतृत्व को तैयार करे, उसको लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों दो पायदान पर खड़े दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूं दो मुख्यमंत्रियों की दरअसल, और ये दोनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दायरे के अंदर से हैं। एक मुख्यमंत्री एक बड़े राज्य में है, दूसरे मुख्यमंत्री दूसरे बड़े राज्य में है। दोनों की अपनी अपनी यूएसपी है, दोनों की अपनी अपनी ताकत है, दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। तो उनकी ताकत और कमजोरियों के बीच नंबर 2 की पोजीशन जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो नंबर 2 से आगे बढ़ नहीं पा रही है। नंबर 2 से आगे बढ़ने की भविष्य में संभावनाओं पर भी ग्रहण लग रहा है। और ग्रहण क्यों लग रहा है? तो ग्रहण लगने का स्वाभाविक कारण है कि उन दोनों के पास सत्ता के साथ साथ, मिजाज के साथ साथ, सपोर्ट के साथ साथ, जनमत के साथ साथ, कार्यकर्ताओं के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ, समीकरणों के साथ साथ जिस तरह का ग्लैमर जुड़ रहा है, वो अमित शाह के साथ नहीं जुड़ रहा। भला कौन नंबर 2 होगा जो नंबर 1 पर नहीं जाना चाहेगा? यही बीजेपी के अंदर है। और यही बीजेपी के अंदर है तो आप महाकुंभ के आयोजन को ले सकते हैं और देख सकते हैं कि एक टेलीविजन चैनल जिसे एक बड़े भाजपा नेता का बेहद करीबी बताया जाता है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन की असफलता को सीधे सीधे राज्य सरकार की असफलता से जोड़ रहा था। सवाल यह नहीं है कि वो चैनल जोड़ रहा था, सवाल यह है कि वो बड़े नेता का करीबी माना जाता है। और कहीं भी कोई भी अव्यवस्था होती है तो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने, जिम्मेदारियां तय करने का काम, और उसको सीधे सीधे राज्य सरकार से, उसके लॉ एंड ऑर्डर से, उसके प्रबंधन से जोड़कर देखा ही जाएगा।
वहां वो काम उस हिसाब से तो ठीक कर रहा है, लेकिन क्या गोदीगिरी के दौर में आप सोच सकते हैं कि कोई इस तरह से करेगा आलोचना? नहीं कर पाएगा, लेकिन कर रहा है तो कारण है। अब जरा दूसरे राज्य पर आइए, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। एकनाथ शिंदे को लेकर क्या चर्चा है? एक तरफ चर्चा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को ऑफर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में विलय करें, और एकनाथ शिंदे की पार्टी बीजेपी में विलय करे, और फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे को भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना दे। उसके बाद क्या खबरें आती है? उसके बाद खबरें आती हैं कि कई विधायकों और पूर्व विधायकों की, जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के हैं, वहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उनकी सुरक्षा घटा दी है। बावजूद इसके कहा जा रहा है कि चूंकि गुजरात लॉबी का जो इंटरेस्ट है वो महाराष्ट्र में अब उस तरह से कथित तौर पर पूरा नहीं हो पा रहा है जो एकनाथ शिंदे के जमाने में पूरा हो रहा था। तो इन सब के बावजूद देवेंद्र फडणवीस किसकी पसंद है जो बने हुए हैं? योगी आदित्यनाथ किसकी पसंद है जो बने हुए हैं? दरअसल देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ न तो नरेंद्र मोदी की पसंद है, न तो अमित शाह की पसंद है। ये दोनों परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। परिस्थितियां क्या? नंबर 2 के पास इतनी ताकत ना हो जाए कि नंबर 1 को रिप्लेस करने की स्थिति में पहुंच जाए। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हुए चले, काफी बारीकी से इसे देखने की जरूरत है। कोई तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है कि गुजरात की राजनीति में आनंदीबेन पटेल और अमित शाह एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश में गवर्नर बनाकर भेजी जाती है। आनंदीबेन पटेल की पसंद का व्यक्ति गुजरात में मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सेतु का काम भी करती है, ये बात कही जाती है। वैसे भी संवैधानिक रूप से राज्यपाल का एक दायित्व भी होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सेतु का काम करे, पुल का काम करे, सामंजस्य का काम करे, क्योंकि दोनों के संवैधानिक दायरे हैं, दोनों सरकारों का अपना काम करने का तरीका है। तो राज्यपाल का पद सामंजस्य और संविधान दोनों के पालन के लिए होता है, लेकिन यहां सामंजस्य दलीय है, यहां सामंजस्य कुछ और चीजों को लेकर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है कि 75 साल की उम्र में अब उनमें वो ऊर्जा नहीं बची है जो ऊर्जा 2013-14 में थी, जो ऊर्जा 2007-8 में थी, जो ऊर्जा 2012 के यूपी वहां गुजरात के चुनाव में थी। 75 साल की उम्र में स्वाभाविक है कि जब उनसे 1 साल छोटे नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इस लेवल पर है जिसके बारे में चर्चाएं शुरू हो गई है, तो नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो या ना हो, किसी के बारे में होनी भी नहीं चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो उस परिस्थिति में भी बायोलॉजिकल क्लॉक तो रुकता नहीं है, उम्र दोनों की 75 के आसपास पहुंच रही है। तो नरेंद्र मोदी के सामने जो स्थिति है कि अमित शाह की तरह वो राजनीति खुलकर नहीं कर सकते, और जब अमित शाह की तरह वो राजनीति नहीं कर सकते तो अमित शाह को बहुत आगे नहीं बढ़ने देते। आगे बढ़ने के बाद, आगे बढ़ाने के बाद राजदार को, चाणक्य को चंद्रगुप्त बनते हुए भले ही प्राचीन काल में लोगों ने नहीं देखा, आधुनिक काल में देखा है तथा कथित चाणक्यों के चंद्रगुप्त बनते हुए। चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव की सरकार में बिल्कुल वही भूमिका में थे जिस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप में अमित शाह है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया एनटी रामाराव के साथ? अपने ससुर की सरकार को पलट दिया था। कई एकनाथ शिंदे किस भूमिका में थे उद्धव ठाकरे की पार्टी में? उनकी भूमिका भी पार्टी में परिवार के बाहर के सबसे ताकतवर छत्रप के तौर पर थी। क्या किया उन्होंने? सबने देखा कि वहां उस पार्टी में क्या हुआ। अजीत पवार किस भूमिका में थे? अजीत पवार भी कमोबेश अपनी पार्टी में, अपने चाचा शरद पवार की पार्टी में उसी भूमिका में थे जहां अमित शाह है। तो तमाम राजनीतिक उदाहरणों को देखते हुए चेक एंड बैलेंस, संतुलन साधने की राजनीति पर नरेंद्र मोदी का ध्यान देना स्वाभाविक ही है, और इसी के तहत देवेंद्र फडणवीस को पसंद करे या ना करे, देवेंद्र फडणवीस को बनाए रखना उनकी मजबूरी है। योगी आदित्यनाथ को वो पसंद करे या ना करे, उन्हें बनाए रखना उनकी मजबूरी है। नीतीश कुमार को पसंद करे या ना करे, जब तक विकल्प नहीं मिलता और वो विकल्प अमित शाह की छाया के बाहर का नहीं होता, नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के बारे में नरेंद्र मोदी शायद सोच भी नहीं सकते। यही स्थिति पश्चिम बंगाल की है।
आज की तारीख में जो स्थितियां बयान की जा रही है, रबर स्टाम्प मुख्यमंत्रियों के बूते महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को चलाया नहीं जा सकता, ये बात सभी जानते हैं। बिहार बंगाल जैसे राज्यों को भी नहीं चलाया जा सकता, लेकिन चूंकि दो भाजपा के ताकतवर मुख्यमंत्रियों की बात हम कर रहे हैं, तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसे गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में सरकार चला रही है, मुंबई और लखनऊ में वैसा सेटअप नहीं बना सकती, क्योंकि जनता का मिजाज राजनीतिक तौर पर एक बेहद जागृत समाज का है। तो जागृत समाज का व्यक्ति एक सोया हुआ मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकता, लिहाजा यहां मजबूत नेतृत्व को रखना होगा। एकनाथ शिंदे के रूप में भी कोई कमजोर नेतृत्व नहीं था, लेकिन वो नेतृत्व कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल इक्वेशन में उस तरह से नरेंद्र मोदी की मदद नहीं कर पा रहा था, उस तरह से शक्ति संतुलन साधने की, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बन रहा था, जो साधने की जरूरत आज नरेंद्र मोदी की है। क्या साधा जा रहा है? साधा यही जा रहा है कि अमित शाह को चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाए। और इसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका क्या है? देवेंद्र फडणवीस के पास महाराष्ट्र में तीसरी बार के मुख्यमंत्री पद का अनुभव है, 5 साल 80 घंटे और अब तो 4 महीने होने को है। उसके साथ उनके पास क्या है? संघ का समर्थन है। उसके साथ क्या है? कॉरपोरेट की बैकिंग है। उसके साथ क्या है? आरएसएस जिस ब्राह्मण समुदाय को सबसे ज्यादा प्रश्रय देता है, उस ब्राह्मण समुदाय से उनका आना है। अब सवाल उठता है, योगी आदित्यनाथ के पास क्या है? योगी आदित्यनाथ के पास कॉरपोरेट की बैकिंग वैसी नहीं है जो बैकिंग देवेंद्र फडणवीस के पास है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास 80 लोकसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े सूबे की बादशाहत है, उसकी हुकूमत है, और जिसका उत्तर प्रदेश उसका दिल्ली, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है। तो जिसका उत्तर प्रदेश उसका दिल्ली, वहां पर रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बनाकर एक जागृत प्रदेश में सोया हुआ मुख्यमंत्री देकर भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावनाओं को धूमिल कर नहीं सकती। अमित शाह दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश करें, योगी आदित्यनाथ होने नहीं दे सकते। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दायित्व के साथ गुजरात में जिस ढंग से अपनी चला पा रहे हैं, उस ढंग से महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में चला नहीं सकते। इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि वहां की सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां इसकी इजाजत नहीं देती। थोड़ा योगी आदित्यनाथ के लिए मामला आसान इसलिए हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिसल गई लोकसभा चुनाव में, और जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिसल गई, उसके बाद लोकसभा में भी फिसल गई। 240 पर भारतीय जनता पार्टी रुक गई, 400 पार का नारा बिखर करके रह गया। उसके बाद स्थापित छत्रपों को छेड़ने में कम से कम सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से किसी दूसरी फील्ड में किसी भी शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने अधीनस्थों को छेड़ने के मामले में होता है। उनके साथ, उनके पद के साथ, उनकी भूमिका के साथ आमतौर पर छेड़छाड़ नहीं की जाती। महाराष्ट्र का भी चुनावी नतीजा क्या था? लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खिलाफ चला गया था, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तरह, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बड़े तरीके से। तो इन दोनों राज्यों में मजबूत नेतृत्व एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास दिला रहा है कि सब कुछ लुटा पिटा नहीं है, दूसरी तरफ नंबर 2 की महत्वाकांक्षा जो नंबर 1 पर पहुंचने की स्वाभाविक रूप से होती है, होनी भी चाहिए, उस शक्ति संतुलन को साधने का काम कर रहा है। किस तरह से खेल होता है? यदि इसी भारतीय जनता पार्टी को देखें, उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, क्या होता था? उमा भारती हिंदुत्व की आज के किसी भी भाजपा नेता से ज्यादा बड़ी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इस देश में जानी गई। लेकिन उमा भारती भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की जो लॉबी थी, उनकी पीढ़ी के नेताओं की, कुछ अब हैं, कुछ अब दिवंगत है, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन दिवंगत है इसलिए नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें सबको पता था कि उमा भारती जितने दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहेंगी, दिल्ली में राजनीति करने वाले भाजपा की अगली जमात, जो अटल आडवाणी, मुरली मनोहर वाली जमात की अगली पीढ़ी की थी, उसमें से बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती थी। दूसरा खतरा नरेंद्र मोदी को भी था, उनकी भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा थी, और इन दोनों के लिए उमा भारती का आगे बढ़ना दिक्कत पैदा कर सकता था। मौका मिला, उमा भारती राजनीतिक तौर पर निपटा दी गई। उसके बाद प्रमोद महाजन दिवंगत हो गए। कालचक्र का पहिया कुछ ऐसा घूमा
कि सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह इस स्थिति में नहीं रहे कि वो संघ के सामने अपने नाम को लेकर के अड़ सके, और उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी को नेतृत्व का मौका भारतीय जनता पार्टी में अगली जमात के बीच से मिल गया। नितिन गडकरी भी एक अलग तरह के विवादों में पड़ गए थे। आज की तारीख में स्थिति क्या है? आज की तारीख में स्थिति यह है कि अमित शाह के पास ताकत है, अमित शाह के पास संसाधन है, अमित शाह के पास भारतीय जनता पार्टी में खुद के द्वारा आगे बढ़ाए गए नेताओं की फौज है, अमित शाह के पास ठीक ठाक कॉर्पोरेट सपोर्ट है। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह के पास नरेंद्र मोदी की तरह की मास अपील नहीं है, अमित शाह के पास योगी आदित्यनाथ जैसा चुनावी ब्रांड नहीं है, अमित शाह के पास देवेंद्र फडणवीस की तरह किसी बड़े राज्य का ऐसा प्रभार नहीं है जिस राज्य के प्रभार की लोग कल्पना करके ही दिल्ली के लिए अपने सपनों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अमित शाह के पास जो सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में, वो नरेंद्र मोदी का तथाकथित चाणक्य होना है, और चाणक्य होने की स्थिति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सेटअप का नियंत्रण होना है। और यही वो परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां नरेंद्र मोदी को भी शायद लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरह संतुलन साधने वाला, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का विश्वास पात्र बना रहने वाला व्यक्ति नहीं हुआ, कहीं उसका झुकाव नंबर 1 की बजाय नंबर 2 नेता के प्रति ज्यादा दिखाई दिया, तो उसके बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह तो नहीं होगा कि अमित शाह और संघ एक हो गए। ये स्थितियां तो नहीं बनेंगी कि लखनऊ और मुंबई की सत्ता भी अगर रबर स्टैंप नेतृत्व के हाथ में बदल कर दे दी जाए तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। दरअसल अमित शाह आज से साथ में नहीं है, अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ तब से है जब नरेंद्र मोदी की संसदीय और विधायी पारी शुरू नहीं हुई थी। और जो व्यक्ति उस वक्त से साथ में होता है वो तमाम राजनीतिक ताकत, कमजोरियों, व्यक्तित्व की ताकत, व्यक्तित्व की कमजोरियों सबको जानता है। और जो व्यक्ति सबको जानता है तो उसे हैंडल करने का तरीका भी जानता है। और दोनों एक दूसरे को इतना जानते हैं, तो इतना तो जरूर जानते होंगे नरेंद्र मोदी कि अमित शाह को कहां तक आगे बढ़ाना है, कहां तक नहीं बढ़ाना है। एक छोटा वाकया आपको बताता हूं। गृह मंत्री बनाए गए थे राजनाथ सिंह की जगह। राजनाथ सिंह के पास भी सभी जानते हैं गृह मंत्रालय में करने को कुछ नहीं था, वो तो पीएमओ में बैठे हुए लोग गृह मंत्रालय चलाते हैं। ये बात एक ओपन सीक्रेट है, ये सभी जानते हैं। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी भूमिका सभी जानते हैं कि किस तरह से बड़े मंत्रालयों को चलाते हैं। अमित शाह साहब के पास कोई बड़ा काम नहीं था करने को सिवाय पार्टी के पॉलिटिकल ऑपरेशन के। तब कहा गया कि पुराने दोस्ती को, पुराने समीकरणों को, पुराने भरोसे को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय को कृषि से अलग किया कि मंत्रालय में भी कुछ काम तो होना चाहिए इनके पास करने के लिए, जहां ये काम कर सके जिसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप ना करे। आज की तारीख में अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, सभी जानते हैं, इसमें कहीं से कुछ छिपा हुआ नहीं है। रेलवे, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, आईटी और सूचना प्रसारण, ये 3 मंत्रालय उनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 विभाग उनके पास है। और उन चारों विभागों में शायद वो अकेला ऐसा मंत्रालय है जहां प्रधानमंत्री पद कार्यालय से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, पीएमओ से हस्तक्षेप नहीं होता है। बाकी कोई ऐसा मंत्री है इस सरकार में जिसके मंत्रालय में हस्तक्षेप नहीं होता हो? अमित शाह के 2 मंत्रालयों में सहकारिता मंत्रालय के बारे में आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से उनकी चलती है, लेकिन गृह मंत्रालय कौन चलाता है ये हमारे दर्शक भी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है। तो आज की तारीख में अमित शाह को कहां तक आगे बढ़ाना है, कहां रोक देना है, इसके लिए जो मोहरे चाहिए वो जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी अपनी पसंद का ही व्यक्ति लाए, बल्कि महत्वाकांक्षाओं की टकराहट वाले व्यक्ति को सामने रहकर अपने आप चेक एंड बैलेंस की परिस्थितियों को पैदा करना, यही तो सियासत की कला है। और उसी कला में आप देख रहे हैं कि लखनऊ में और मुंबई में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों को तमाम कोशिशों के बावजूद अभयदान देकर रखा गया है, क्योंकि इनके रहते एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता और ये दोनों संतुलन साधने में काम आते रहेंगे, क्योंकि इन दोनों की भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, ये भी किसी से छिपी हुई नहीं है। तो महत्वाकांक्षाओं की टकराहट, अगली पीढ़ी का नेतृत्व किसके हाथ में जाए और इन सब के बीच राजदार को राजदार से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, ये राजनीति का एक पुराना माना हुआ मानदंड
ये आज की तारीख में सबसे बड़ा मानदंड बना हुआ है। और नरेंद्र मोदी यदि ऐसा कर रहे हैं तो शायद कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हर राजनेता, हर दल का, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, हर जगह यही तो होता है। और जब यही होता है तो आज भी यही हो रहा है। आगे आगे देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।